सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में, जिसका फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका बेस क्लियर करने वाला है। ठीक है, करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहता है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपने क्लास 11-12 में पढ़ा ही होगा आइसोमर क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। इतना हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमने इतना पढ़ा, फिर हमने इसके टाइप्स भी पढ़े। फिर उसके बाद जब हमने इसके टाइप्स पढ़े तो क्लास 11-12 में हमने पढ़ा दो टाइप्स। आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। ठीक है, जिसमें से हमने बेसिकली फोकस किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर, जिसमें से हमने उसमें पढ़ा था पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन, रिंग, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। इतने सारे हमने क्लास 11th और 12th में पढ़े। ठीक है, और ये वाला पार्ट में हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि स्टीरियो आइसोमरिज्म करके भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि ये उतना फेमस या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्लास 11-12 के बेस के लिए। अब लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसा हो गया है कि ये चीज़ हमने पढ़ ली है तो ये चीज़ हो गई है अब इससे क्वेश्चन नहीं आते। अब आते हैं क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से। इसमें से ही निकलते हैं बहुत सारे नए टर्म्स निकलते हैं। एनैंशियोमर हो गया, डाइस्टीरोमर्स हो गया, होमोमर्स हो गया, ये सब क्या है आज बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस देखो, तो यही है ओवरव्यू पूरा। आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल का टाइप्स है और ये स्टीरियो का टाइप है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए आखिर ये है क्या। सो गाइस, मेन डिफरेंस की अगर बात करें तो वो डिफाइन से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में हमारा सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। बस वहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमारी जो एटम रहता है उसके अरेंजमेंट डिफरेंट रहती है या फिर उसका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एटम मान लो ऐसे सामने लगा है और ये लगे तो इसी रहेगा, इसी बॉन्ड से रहेगा, पर वो उसका स्पेस में मतलब कि उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। वो अभी इस एंगल में है, वो अब बाद में इस एंगल में हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस रहता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के हमारे मेनली दो टाइप्स रहते हैं जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल। पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल के ऊपर। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है हमारा बॉन्ड रोटेशन। ठीक है, अभी मेरा मान लो ये मेरा हाथ और शोल्डर बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है, तो अब मेरा कार्बन ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल से रोटेट हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जिसमें बॉन्ड का रोटेट हो। ठीक है, बॉन्ड का रोटेशन को ही हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। उसको देखते हैं एक एग्जांपल से। ये हमारे पास एग्जांपल इथेन का C2H6। ठीक है, इथेन के दो तरह के हमें टाइप्स मिले जब हमने उनके बॉन्ड को रोटेट किया। ठीक है, तो ये CH3 ग्रुप है, CH3 C2H6 ग्रुप है। ठीक है, जिनमें ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हैं, वही आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। सामने वाला कार्बन को मैंने ये बड़े वाले गोले से दर्शाया है और पीछे वाले कार्बन को मैंने ये छोटे गोले से दर्शाया है। तो सामने वाले ये साइड व्यू आप देख रहे हो और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो सामने वाला मेरा कार्बन ऐसे लगा है। ठीक है, और सामने वाले कार्बन के जस्ट 90 डिग्री में लगा है मेरा एक हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके जस्ट 60 डिग्री में लगा है एक और हाइड्रोजन और उसके दूसरे 60 डिग्री में लगा है एक और हाइड्रोजन। ठीक है, और पीछे वाला जो मेरा कार्बन था, ठीक है, पीछे वाले कार्बन के ऊपर दोनों ऊपर 60 डिग्री में लगे हैं एक एक हाइड्रोजन और नीचे एक लगा है एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि सारे हाइड्रोजन आपस में 60 डिग्री के गैप में है। ठीक है, या फिर सारे हाइड्रोजन कुछ ना कुछ गैप में है, सब एक अलग से दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस कन्फर्मेशन को हम बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो सामने वाला जो कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन अगर ऐसे लगे हैं, ठीक है, इस कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो पीछे वाले हाइड्रोजन में भी 3 हाइड्रोजन उसके जस्ट पीछे लगे हैं। ठीक है, बस मैं ऐसे दिखा नहीं सकता इसीलिए मैं जस्ट थोड़ा सा बना दे रहा हूँ थोड़ा सा गैप में, पर ये एक के पीछे एक है, मतलब कि ये एक्लिप्स फॉर्म में है। एक्लिप्स मतलब ग्रहण। ये मान लो सामने वाला है, ये पीछे वाला है, तो जस्ट उसके ऊपर है सामने वाला। ठीक है, जब इस तरह का कन्फर्मेशन आता है एक के ऊपर एक वाला, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स या फिर ग्रहण। ग्रहण इसी से आया है, मतलब एक्लिप्स वर्ड ग्रहण का इसी से बना है, एक्लिप्स फॉर्म तो यहीं से आया है। ठीक है, तो मतलब आपको दो तरह के कन्फर्मेशन मिलते हैं
जो हमें बॉन्ड रोटेट करके दो तरह के टाइप्स मिलते हैं, उसको हमने बोल दिया है, एक को बोल दिया स्टैगर्ड, जिसमें दोनों बॉन्ड दिखते हैं। मतलब ये हो गया मेरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और ये हो गया मेरा एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, एक बार फिर से, ये हो गया मेरा स्टैगर्ड, आप देख सकते हो इनमें सब हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये हो गया मेरा एक्लिप्स जिसमें एक के पीछे एक हाइड्रोजन छुप गया है। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब यही है कि देखो ये मेरा पीछे वाला कार्बन था, ठीक है, और ये मेरा सामने वाला कार्बन था। इसको मैंने अगर ऐसे किया है, देखो, तो ये हो गया मेरा एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसको मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया, ये देखो ये बॉन्ड है मेरे पास, ये मान लो इसके बीच में कोई लाइन है, अब मैंने हल्का सा इसको रोटेट कर दिया, तो ये हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब मैंने फिर से इसको वापस रोटेट कर दिया, तो ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मेशन। मतलब कि बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, इन लोग के बीच में मान लो एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड का रोटेशन को ही हमने कहा है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। बात करते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की। ठीक है, तो उसमें हमने बॉन्ड रोटेशन पे फोकस दिया था, इसमें हमने बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर रीफॉर्मिंग, ठीक है, बॉन्ड का टूटना या फिर बनने में हम इसमें ज़्यादा फोकस देंगे। ठीक है, इसके बेसिकली दो सब टाइप्स हैं, पहला है हमारा ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। तो बढ़ते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, इसके बेसिकली दो फॉर्म्स रहते हैं। अगर आपको ये नहीं देखना है तो पहले मैंने सिर्फ एक इथीन बना दिया था, एक H, एक Cl और एक Cl। ठीक है, अब मुझे इसका ऐसे रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहे और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहे, बस इसका अरेंजमेंट मेरे को बिगाड़ना है। ठीक है, मतलब इस साइड भी एक Cl रहे, एक Cl रहे, इस साइड भी एक Cl रहे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ कि Cl ऊपर कर सकता हूँ, H नीचे कर सकता हूँ, यहाँ पे Cl वैसे ही रहेगा, ठीक है, और H ऐसे रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो बॉन्ड था, ठीक है, ये जो बॉन्ड था इसको मैंने तोड़ा और ऊपर लगा दिया, और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैंने तोड़ा और नीचे लगा दिया। तो यही हमारा कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स का एग्जांपल। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, उस तरह के आइसोमर को बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, और जहाँ पे सिस और ट्रांस आ जाता है, जहाँ पे देखो ऊपर दोनों सेम ही साइड लगा है, तो ये हो गया सिस, और यहाँ पे ऊपर अलग ग्रुप लगा है, नीचे अलग ग्रुप लगा है, तो ये हो गया ट्रांस। तो जहाँ पे सिस और ट्रांस की बात आ गई, वो हो गया हमारा कन्फिग्रेशनल आइसोमर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों आइसोमर्स आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं ये वाला आइसोमर का इसके ऊपर रखूँ तो ये साइड तो मेरा सुपर इम्पोज करेगा, मतलब H के ऊपर H आ जाएगा, Cl के ऊपर Cl आ जाएगा, पर इस साइड में मेरे को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे Cl के पास H आएगा और H के पास Cl आएगा। तो ऐसे आइसोमर जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करते वही कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहते हैं, चारों बॉन्ड ऐसे ही हमने बना देते हैं, एक में Cl जोड़ दिया, एक में C2H5, एक में CH3 और एक में H। ठीक है, पर यहाँ पे अब BSc के लेवल में ऐसा हो गया है कि अब आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तो होता ये है कि दो हमारे जो बॉन्ड रहते हैं वो सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं हम बॉन्ड, मतलब कि दो बॉन्ड हो गए प्लेन में। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मेरा ही प्लेन है, ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ पे बना हुआ है। अब कार्बन के एक बॉन्ड में लग गया C2H5 और दूसरे बॉन्ड में लग गया Cl, तो दो बॉन्ड तो हमारे प्लेन में ही बनेंगे। एक बॉन्ड बनेगा बोर्ड के आगे, मतलब ऐसे आपकी तरफ, ठीक है, और एक बॉन्ड बनेगा बॉन्ड के पीछे। तो जो आगे बनता है बॉन्ड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एबो से या फिर इस तरह के ट्रायंगल से। ठीक है, और जो हमारे बॉन्ड के पीछे बनता है बिलो मतलब पीछे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश से। ठीक है, तो ये H हमारा बोर्ड के आगे है और CH3 हमारा बोर्ड के पीछे है। तो हमने एक कंपाउंड लिया 2-क्लोरोब्यूटेन, जहाँ पे दो बॉन्ड मैंने प्लेन में बनाए। ठीक है, एक बॉन्ड आपके सामने और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे, मतलब एक बॉन्ड बोर्ड के आगे और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे। जैसे ही मैंने इसका वो लिया, मिरर लिया, ठीक है, मिरर लिया, ठीक है, मिरर इमेज मैंने इसकी निकाली, तो ये कुछ ऐसे आई इसकी मिरर इमेज। फिर मैंने ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को आपस में एक के ऊपर एक रख के देखा, तो मेरे को ये पता चला ये दोनों एक के ऊपर एक नहीं रखा रहे हैं। ठीक है, C2H5 रख जा रहा है, C रख जा रहा है, बाकी सारे बॉन्ड्स नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आइसोमर्स को बोलते हैं, इस तरह के आइसोमर जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर ये एक के ऊपर एक रखा जाते तो वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक के ऊपर एक नहीं रखा पा रहे हैं, तो मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं है, तो ये हो गया मेरे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि इन दोनों में से मैंने कोई सा भी आइसोमर लिया, उसको मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को में डाला। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको प्लेन पोलराइज लाइट में डाला तो प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल है वो क्लॉकवाइज चेंज हो गया, या फिर उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, आइसोमर ने, तो उस तरह के आइसोमर को मैं बोलूँगा डेस्टरोटेटरी, या फिर मैं उसको D से रिप्रेजेंट करूँगा या फिर प्लस साइन से। अगर उसी आइसोमर ने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको मैं डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूँगा या फिर प्लस साइन से डिनोट करूँगा आइसोमर को। अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको एल लीवर रोटेटरी बोलूँगा या फिर उसको माइनस साइन से डिनोट करूँगा उस आइसोमर को। तो इसी तरह के आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह के आइसोमर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह के आइसोमर को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये आज इंट्रो वाला पार्ट था इसीलिए इतना भी समझ लो, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे बने रहना, और अगर अभी नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।